आज एक ऐसे मरीज की कहानी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसे उसके डॉक्टरों ने खराब किया। इब्तदाई तौर पे ये पेशेंट इन्हें sciatica की तकलीफ थी, ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते रहे, ये क्रायोप्रैक्टर के पास जाते रहे, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते रहे, ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते रहे, ये जीपी के पास जाते रहे। 5 तरह के ये डॉक्टर्स के पास गए हैं जो अपनी-अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। उन सारों ने किसी ने दवाई पे लगा के रखा, किसी ने फिजियोथेरेपी की, किसी ने क्रायोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन की। पेशेंट को इन सारी चीज़ों से आर्ज़ी तौर पर रिलीफ आता था। लेकिन होता ये था कि पेशेंट जैसे ही ट्रीटमेंट छोड़ता था, उसकी बीमारी वापस आ जाती थी। अल्टीमेटली पेशेंट ने कुछ अरसे के बाद बारी-बारी इन लोगों से जाकर डिस्कस किया। उसने कहा कि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। अब जिसके पास भी जाता था, डॉक्टर की फीस लेता था, दवाइयों के पैसे अलग होते थे। उसके बाद ये फिजियोथेरेपिस्ट या क्रायोप्रैक्टर के पास जाता था, तो उनकी फीस लेता था, सेशन के पैसे अलग होते थे। उसके बाद जो होता था, इससे रिलीफ़ कोई नहीं आता था। हर महीने इसका 30 से 40 हज़ार रुपए इन्हीं चीज़ों पे लग रहा था और ये करते-करते तकरीबन इसकी बीमारी को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद इसने कराई एमआरआई। एमआरआई कराने के बाद उसके ऊपर इसकी L4-5 और L5-S1 के ऊपर डिस्क थी। अब जो L4-5 की डिस्क थी, उसने मॉडरेट टू सीवियर स्पाइनल स्टेनोसिस और फोरामिनल स्टेनोसिस कॉज़ की हुई थी, जबकि L5-S1 पे मॉडरेट डिस्क थी, मतलब उधर इतना मसला नहीं था। पेशेंट की अलामात एज़ कम्पेयर टू बिफोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये बारी-बारी इन सारों के पास गए जिनसे ये इलाज करा रहा था, इसके पास काफ़ी बड़ी फाइल थी। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, जो उधर वहाँ पे बाकी डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि जी अब आप न्यूरोसर्जन से मशवरा करें और फिजियोथेरेपिस्ट ने भी कहा कि आप न्यूरोसर्जन के पास जाएँ। ये न्यूरोसर्जन के पास आता है। न्यूरोसर्जन पेशेंट को इवैल्यूएट करता है और कहता है कि जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम मशवरा करके बताते हैं। अब 1.5 साल ही पहले इलाज कराता रहा था और उस इलाज की वजह से इसका जो था वो डॉक्टरों के ऊपर से एतबार उठ गया था क्योंकि इसको बेहतरी आ ही नहीं रही थी। ये जनाब चले जाते हैं एक हकीम के पास। हकीम साहब इन्हें एक कुश्ता शुरू कराते हैं, ठीक है? अब आई डोंट नो कि वो क्वालिफाइड हकीम था या नहीं था, लेकिन इसे एक कुश्ता शुरू कराया जाता है। उस कुश्ते के साथ क्या होता है, कुछ अरसा खाने के बाद इसकी पेन सेटल हो जाती है, इसकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इसको तकरीबन कोई 2 महीने के बाद ना इसके यूरिन बंद हो जाता है। टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि जनाब इसको अब जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। साथ में इसकी एमआरआई दोबारा कराई जाती है। एमआरआई के ऊपर पता चलता है कि जो डिस्क है उसने पहले जो माइल्ड टू मॉडरेट था, अब वो सीवियर हो चुका है, कट ऑफ हो गया। इसको पहले भी यूरिन की प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन ये इग्नोर कर रहा था। खैर, अब सूरत-ए-हाल ये थी कि अब ये डायलिसिस पे चला गया। डायलिसिस पे जाने के बाद इसकी चीज़ें जो थीं वो आहिस्ता-आहिस्ता ये अपनी मैनेज करता रहा किसी न किसी तरह। इन द मीनव्हाइल इसको एक खैराती प्रोग्राम के थ्रू इसको कहा गया कि जी अब आपको रीनल ट्रांसप्लांट को आप कंसिडर करें। ये रीनल ट्रांसप्लांट के लिए जाता है, इसकी फिटनेस होती है ना, वहाँ पे जब सवालात पूछे जाते हैं तो पता चलता है कि जी इसकी डिस्क की तकलीफ है और डिस्क की तकलीफ जब तक इसकी सही नहीं होगी इसका रीनल ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता क्योंकि डिस्क की वजह से यूरिन का कंट्रोल आना, यूरिन का कंट्रोल इसका है ही नहीं और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गया तो दोबारा गुर्दे फेल हो सकते हैं। अब इसने मेरे से राब्ता किया। इसकी जो लेटेस्ट एमआरआई है वो अब 6 महीने पुरानी है। मुझे कहता है डॉक्टर साहब ये सारा है तो अब आप बताएँ कि आप डिस्क को मेरा ऑपरेट करके मुझे सही कर देंगे? मैंने कहा जी आपकी एमआरआई 6 महीने पुरानी है। आप ऐसे करें कि आप ना अपना एक सीटी कराएँ कमर का, एक एमआरआई कराएँ फिर हम रिव्यू करेंगे। इन्होंने करवाया, हमने रिव्यू किया। आम तौर पे ये होता है कि स्पाइन ऐसे सीधी होती है, बिल्कुल मोरे पे मोरा चढ़ा होता है। इसकी स्पाइन ऐसे हो चुकी थी और डिस्क ने वहाँ पे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड को कट ऑफ किया हुआ था। स्पाइनल कॉर्ड का एक फ्लो नज़र आ रहा होता है माइलियोग्राम पे, व्हाइट फ्लो होता है जो नॉर्मल होता है। इसका बिल्कुल वहाँ पे ब्लैक हुआ पड़ा था। पेशेंट की मैंने क्लोज़अप एग्ज़ामिनेशन की तो उस पे पता चला कि इसका पार्शियल फुट ड्रॉप है एक साइड पे कंप्लीट फुट ड्रॉप, जो कि इसने पहले नहीं बताया था और ये प्रॉब्लम इसे चल रही थी तकरीबन कोई 1 साल से। अब पेशेंट सूरत-ए-हाल ये है कि पेशेंट की डायलिसिस हो रही है, पेशेंट की पेशाब पे कोई कंट्रोल नहीं है, साथ में पखाने का भी मसला चल रहा है जो कि उसने उस वक़्त नहीं बताया था। बहुत सारी बातें मरीज़ छुपा जाते हैं, शर्म के बारे बताते नहीं हैं कि जी किसी को पता चल गया तो क्या होगा। शादीशुदा बंदा है, इसको मर्दाना कमज़ोरी चल रही है और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मेरी डिस्क को सही कर दें ताकि मैं रीनल ट्रांसप्लांट करवा सकूँ। इस स्टेज पे जो इसका ऑपरेशन होना था, हमने उसके लिए मेडिकल फिटनेस ली। मैंने कहा ज़रा देखें तो सही कि हम इस पे प्रोसीड कर भी सकते हैं या नहीं। एनेस्थीसिया वाले ने हमें कहा कि जी पेशेंट जो है इस वक़्त मेडिकली फिट नहीं है क्योंकि इसकी और एक मसला निकल आया था। छाती के अंदर पानी पड़ रहा था इसके बार-बार। अब वो उस चीज़ को एड्रेस करा रहा है, फिर उसने बाद में हमारे पास आना है। ये सारा मसला हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि जब एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं हुई इसे लगा कि इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, तो इसको एक सिस्टम के ऊपर से एतबार उठ गया। वैसे पाकिस्तान में मेडिकल सिस्टम एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है।
बाहर की दुनिया में तो ये होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो पहले जाता है जीपी के पास। जीपी उसे इवैल्यूएट करता है, देखता है, असेस करता है। उसके बाद वो कहता है कि अब इस पेशेंट को मैंने फलाँ स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना है। आया मैंने इस पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना है फिजियोथेरेपी के लिए, या मैंने इसको सर्जन के पास भेजना है ऑपरेशन के लिए, या मैंने इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना है। ये तो उसके 3 डिसीजन होते हैं और जीपी इन्हीं में से कोई करता है और जीपी के रेफरल पे अपॉइंटमेंट मिल जाती है। या वो ये भी डिसाइड करता है कि आया ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसको फौरी तौर पे इलाज चाहिए, लेकिन मरीज पहले जीपी के पास जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा है ही कुछ नहीं। सिस्टम नॉन एग्जिस्टेंट है। पेशेंट जो सुनता है, जो उसे कहता है कि फलां से इलाज करा लो, मुझे फ़र्क पड़ गया था, तो पेशेंट ये सुन के उस फलां के पास पहुँच जाता है फ़र्क दिलवाने के लिए। अब चाहे उस बंदे की एक्सपर्टीज़ में हो, चाहे उस बंदे की एक्सपर्टीज़ में ना हो, लेकिन क्योंकि पेशेंट उसके पास आया है और वो बंदा प्राइवेट क्लिनिक में बैठा हुआ है, तो उसने उस पेशेंट को टेक अप करना ही करना है और उसने पेशेंट के ऊपर तजुर्बे करते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नॉन स्पेशलिस्ट हैं, लोग स्पेशलिस्ट हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको लग रहा होता है कि बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो इन्वेस्टिगेशन करा लिया करें। मरीज की जानों से ना खेला करें प्लीज़। 5 डॉक्टरों ने इसको खराब किया है। अब ये पेशेंट जब इस वक़्त बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आया है और इस उम्मीद के साथ आया है कि हम ऑपरेट करके इसको रीनल ट्रांसप्लांट के लिए फिट करेंगे, तो इसकी वो भी अब हम नहीं कर पा रहे। क्योंकि इसको एक जो रीनल फेलियर की कॉम्प्लिकेशन होती है, पल्मोनरी एडीमा, वो अब इसको डेवलप हो रहा है। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये आपकी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई चीज़ आपकी एक्सपर्टीज़ से ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आप मरीज़ के इसको बेनिफिट नहीं दे पा रहे, तो आगे रेफर कर दें। ये इंसानी जान का मामला है। आप नहीं रेफर करते टाइम पे, होता क्या है, मरीज खराब होता है, उसका सिस्टम के ऊपर से एतमाद उठता है और वो अताइयों के पास चला जाता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली वो मरीज जिनको sciatica की तकलीफ है, डिस्क की तकलीफ है, स्पाइनल स्टेनोसिस की तकलीफ है, या और कोई लंबोसेक्रल स्पाइन के मसाइल हैं, जिनके लिए आप कभी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, कभी दवाई खा रहे हैं, कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा। 2 से 3 हफ्ते आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करा के देख ली, लेकिन अलामात बेहतर नहीं हो रही, तो न्यूरोसर्जन से मशवरा करें। क्योंकि न्यूरोसर्जन ने ये डिसाइड करना है कि आया अब दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए अल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर को आपने खुद स्पॉन्सर करना होता है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप गलत इलाज कराएँगे ना, तो गलत जगह पे आप पैसे लगाई जाएँगे और जब सही जगह पे आप इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उस वक़्त बीमारी कॉम्प्लेक्स हो चुकी होती है। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं और आपके पास पैसे भी कोई नहीं होते कि आप प्रॉपर इलाज अफ़ोर्ड कर सकें। मरीज़ों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये एक अवेयरनेस मैसेज है। इस तरह की बहुत सारे मरीज़ों की कहानियाँ हैं और मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि हम तो रोज़ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे मरीज़ देखते हैं, जो आके सिर्फ़ एक सवाल पूछते हैं, "डॉक्टर साहब, अब कोई ठीक होने का चांस है?" और उस वक़्त जब हम उन्हें बताते हैं रियलिटी पे कि भई अब आप इतनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये बात कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम भी आपकी तरह इंसान हैं और पेशेंट जो होता है वो बड़ी दूर-दूर से हमारे पास आता है उम्मीद लेके। एक चीज़ होती है, वो होती है टाइमली ट्रीटमेंट। टाइमली ट्रीटमेंट जो होती है, वो आपकी फंक्शनैलिटी को प्रिज़र्व करती है। फंक्शनैलिटी क्या होती है कि आपके न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, कि आपको कोई मजबूरी ना हो, पेशाब पखाने का कंट्रोल ना खत्म हो, फुट ड्रॉप ना हो या टाँग की कमज़ोरी ना हो। एंड पे आना तो अपने सर्जन के पास ही होता है, जब सारी चीज़ें आपकी फ़ेल हो जाती हैं और उस वक़्त आपके सिर्फ़ 2 सवाल होते हैं कि आया मैं ठीक हो जाऊँगा? दूसरा सवाल ये होता है कि क्या ये इलाज मेरी पहुँच में है या नहीं? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चीज़ें सस्ती नहीं हैं। यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं मिलता पाकिस्तान में। इवन पानी की बोतल जिसे पिलाना स्वाब का काम है, वो बोतल आपको ₹70 की मिलती है दुकानों पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका फ्री इलाज होगा? फ्री इलाज होता है सरकारी अस्पताल में या टीचिंग अस्पतालों में, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पे क्यू बहुत लंबी होती है और जो टीचिंग अस्पताल होते हैं ना, वो उन अस्पतालों में लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। हमारी भी ट्रेनिंग टीचिंग अस्पतालों से हुई है, हमने भी आप जैसे मरीजों पर तजुर्बे कर करके सीखा था। इसलिए अपनी सेहत के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ मत करें। ये आपकी अपनी सेहत है। आपने ही बाद में फिर इस तमाम बीमारी को बेयर करना होता है। जैसे अब वो बेचारा मरीज़ जो है, कभी डायलिसिस कराता फिर रहा है, कभी जाके वो जो है अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट से मिल रहा है कि जी मेरी छाती का मसला सही नहीं हो रहा, कभी कार्डियोलॉजिस्ट से मिल रहा है, उसका मसला क्या था, डिस्क का मसला था जिसको उसने इग्नोर किया और बात यहाँ तक पहुँचा दी। देखिए जी, मेरे टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए, मैं उसे दोबारा ये कहूँगा कि अगर आपको इब्तदाई तौर पे इलाज से अफ़ाका नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ अपनी बीमारी को इग्नोर मत करें, स्पेशलिस्ट से मशवरा करें और वक़्त पे इलाज कराएँ। क्योंकि मोहरों के मरीज़ों में बर वक़्त दुरुस्त इलाज मुस्तकिल माज़ूरी से बचाव का ज़ामिन है। इस वक़्त पहले जैसी बात नहीं रही कि आप मोहरों का ऑपरेट कराते थे और माज़ूर हो जाते थे। इस वक़्त जदीद तरीन स्पाइन सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग होती है, जिसके अंदर जो होता है हमारे पास फ्लोरोस्कोप होती है। बाद सेंटर्स के अंदर ओआर्म अवेलेबल है, न्यूरो नेविगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो हमें एक्यूरेटली स्पाइन को दिखाती है। प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्लानिंग की सहूलत मौजूद होती है कि हम देख सकें कि ये पेशेंट आया पोस्ट ऑपरेटिव कैसा गया। ये सारी चीजें आपकी सर्जरी को सेफ बनाती हैं। हाई एंड थिएटर्स मौजूद हैं, इनके साथ सीएसएसटी मौजूद है, जहां पे इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है।
स्पाइन के पेशेंट्स में अब पहले जैसी बात नहीं रही कि बड़े-बड़े कट लगते थे, अब तो बड़े-बड़े स्पाइन के ऑपरेशन छोटे-छोटे चीरों के साथ किए जाते हैं और बाज़ औक़ात हमें चीरा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पूरी दुनिया में जो इस वक़्त स्पाइन की सर्जरी की सहूलियात ऑफ़र की जा रही हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और हम लाहौर में ये कर रहे हैं। आप लोगों को अगर लग रहा है कि आपको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, आपको मेडिसिन से या बाकी चीज़ों से अफ़ाक़ा नहीं हो रहा, तो न्यूरोसर्जन से मशवरा करें ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। एक और बात आप ज़हन में रखें प्लीज़, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि फलाँ बंदे का इलाज करवाया था और वो उस इलाज से ठीक हो गया था, तो जिस बंदे ने आपको मशवरा दिया है ना, उस बंदे से आपने ये ज़रूर पूछना है कि भाई मैं आपके मशवरे पे इलाज तो करा लूँ, अगर मैं सही ना हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? क्योंकि हमारे से तो आगे लोग मशवरा लेते हैं ना कि डॉक्टर साहब अब ऑपरेशन कराना है और हमारे मशवरे पे या तो वो ऑपरेट कराते हैं या वो ऑपरेट नहीं कराते, हमारे मशवरे पे बिलीव करते हुए। आप भी जब अताइयों से मशवरा ले रहे होते हैं क्योंकि वो नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। वो जब आपको अताई इस तरह का मशवरा दें तो उन अताइयों से आपने ये ज़रूर पूछना है कि भई कल को मुझे फ़ायदा ना हुआ तो तुम क्या इसकी कॉस्ट उठाओगे मेरे अगले इलाज की? और अगर वो कॉस्ट उठाता है, वो पैसे लगाने पे तैयार है, तो आप उस बंदे के मशवरे पे आगे इलाज कराएँ, ताकि कल को कोई मसला हो तो वो बंदा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आना अपने सर्जन के पास होता है जब आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही होती हैं और आप अच्छी तरह खराब होके आए होते हैं। उस वक़्त सिर्फ़ एक मसला होता है, सिर्फ़ एक मसला। आप लोगों के पास पैसे नहीं होते इलाज अफ़ोर्ड करने के और उस वक़्त फिर आप लोग मायूस होके चले जाते हैं। मेरी बातें आपको बुरी लगी हैं, लेकिन ये हकीकत आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ ऐसे मरीज़ देखते हैं, जो अच्छी तरह खराब होके आए होते हैं और उस वक़्त उनकी उम्मीद बड़ी लेके आए होते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ चुकी होती है और इलाज का जब सुनते हैं कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर वापस चले जाते हैं। आई एम सो सॉरी मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, बट दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी जो हम रोज़ देखते हैं और आप लोगों को आगाही देना मेरा फ़र्ज़ है। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई अपना मरीज़ है जो स्पाइन से सफ़र कर रहा है, स्पाइन के मसाइल से और अभी तक ठीक नहीं हो रहा या आपने किसी को खराब होते हुए देखा है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों में आगाही पैदा हो सके। आपको कोई सवालात हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और दिमाग और हराम मगज़ के पेचीदा अमराज़ का जदीद तरीन आलात के साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ जहाँ पे इंडिकेटेड हो।